नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लखनऊ क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक को हम दोस्तों दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए हम पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। इसे दोस्तों हम इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, सीपॉय म्यूटनी, इंडियन म्यूटनी, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश रूल के पहले 100 साल में ब्रिटिशर्स ने कॉन्टिन्यूस कंक्वेस्ट और रैपिड एक्सपेंशन के साथ इंडिया में अपने डोमिनियन को बढ़ाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ने इंडियन सोसाइटी के हर सेगमेंट को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट किया था, जिसकी वजह से इंडियंस ने बहुत ही शुरुआत से ही ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट कर रहे थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई थी एज अ सीपॉय म्यूटनी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया में सबसे बड़ा रिवोल्ट भी कहा जाता है। इस रिवोल्ट के कुछ पॉपुलर रेबेलियन और लीडर्स जो थे वो थे, पहली थी रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी से इस रिवोल्ट की शुरुआत की। दूसरे कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार से इस रिवोल्ट की शुरुआत की। तीसरे थे बहादुर शाह जिन्होंने दिल्ली से इस रिवोल्ट की शुरुआत की थी और दिल्ली को कैप्चर करने के बाद इन्हें एम्परर ऑफ इंडिया भी कहा गया था उस टाइम पे, लेकिन कुछ समय बाद ही ब्रिटिशर्स ने वापस से दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। नाना साहेब जिन्होंने कानपुर से इस रिवोल्ट की शुरुआत की थी। तात्या टोपे जो कि शुरुआत में तो नाना साहेब के साथ थे, लेकिन बाद में इन्होंने ग्वालियर से इस रिवोल्ट की शुरुआत की थी। तात्या टोपे का हम ओरिजिनल नेम जान लेते हैं। इनका ओरिजिनल नेम जो था वो रामाचंद्रा पांडुरंग टोपे था। अवध से दोस्तों बेगम हजरत महल ने इस रिवोल्ट की शुरुआत की थी। इस रिवोल्ट के जो पहले मार्टियर थे जो कि मंगल पांडे थे, इनके बारे में हम इमीडिएट कॉज के में डीपली पढ़ेंगे। अब हम कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में देख लेते हैं। तो टोटल 5 हेड्स के अंदर कॉजेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला जो है वो पॉलिटिकल कॉज है, दूसरा सोशियो रिलीजियस कॉज, तीसरा इकोनॉमिक कॉज, चौथा मिलिट्री कॉज और पांचवा इमीडिएट कॉज है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम केवल पॉलिटिकल कॉज और सोशियो रिलीजियस कॉज के बारे में बात करेंगे। बाकी 3 कॉजेज के बारे में हम पार्ट सेकेंड में बात करेंगे। तो पॉलिटिकल कॉज से शुरू करते हैं। जो दोस्तों हमारा जो पहला पॉलिटिकल कॉज था उस वो थी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, जिसके तहत उन्होंने इंडियन स्टेट्स पे इफेक्टिव कंट्रोल करा था, जिसके चलते इंडियन नेटिव स्टेट्स जितने भी थे वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे थे, जो कि इंडियन रूलर्स का एक मेजर ग्रीवियांस था। ग्रीवियांस मतलब शिकायत होती है दोस्तों। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पॉलिटिकल पावर को एक्सपैंड करने के लिए 4 तरीके अपनाए थे। पहला था बाय आउटरेजिंग वॉर, मतलब कि डायरेक्टली ये किसी दूसरे स्टेट के रूलर से बैटल करते थे और उस टेरिटरी को कैप्चर करते थे। दूसरा था द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस। जो सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस था उसे लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम के तहत एक रूलर को ब्रिटिश आर्मी के मेंटेनेंस के लिए एक सब्सिडी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करनी होती थी। अगला जो इनका मेथड था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से था, जिसके बारे में हम अगले कॉज में पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट जो मेथड था इनका वो एलेज मिसरूल था, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेज मिसरूल, जिसके बारे में हम एनेक्सेशन ऑफ अवध में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा कॉज था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। इसे यूज करके लॉर्ड डलहौजी ने कई सारे इंडियन स्टेट्स का एनेक्सेशन कंपनी में किया था। इस डॉक्ट्रिन के तहत ये था कि जो भी अडॉप्टेड हेयर होंगे रूलर के, वो उस रूलर की सिर्फ और सिर्फ इन प्राइवेट प्रॉपर्टी ही इनहेरिट कर सकेंगे और उस रूलर की जो टेरिटरी होगी उस पे इनका कोई भी अधिकार नहीं होगा और वो टेरिटरी कंपनी के रूल के अंडर में आ जाएगी।
इस डॉक्ट्रिन के विक्टिम बनने वाले कुछ स्टेट जो थे वो थे झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। इसमें से दोस्तों झांसी जो था, जहां पे जो राजा जो थे गंगाधर राव थे, उन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद आनंद राव को अपना सन अडॉप्ट किया था। ब्रिटिशर्स ने आनंद राव को एक लीगल हेयर मानने से मना कर दिया था और इन्हें एक टेरिटरी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इस रिवोल्ट की शुरुआत की थी। अगला हमारा जो कॉज है वो एनेक्सेशन ऑफ अवध है। लॉर्ड डलहौजी ने फरवरी 13 1856 को अवध का एनेक्सेशन किया, ये कह के कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है। इनका ये जो एक्ट था ये आर्बिट्रेरी था, जिसकी वजह से इंडियंस के दिल में एक बिटरनेस की फीलिंग इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गई थी। एनेक्सेशन ऑफ अवध के साथ ही साथ नवाब की जो आर्मी थी वो भी डिसॉल्व कर दी गई थी, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल और सोल्जर्स जो थे वो जॉबलेस हो गए थे। एनेक्सेशन ऑफ अवध से सबसे ज्यादा वर्सली अफेक्टेड जो थे वो कंपनी के वो 75,000 सिपॉइज थे, जो कि अवध को बिलोंग करते थे, और इन्हीं सिपॉइज ने कंपनी की मदद बाकी इंडिया को कंकर करने में किया था। लेकिन जब इनकी ही होमलैंड को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया तो इनकी फीलिंग्स को काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। अगला हमारा कॉज जो है वो डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह जो कि एक मुगल रूलर थे, ये कंपनी की प्रोटेक्शन के अंडर में थे और एक पेंशन रिसीव कर रहे थे कंपनी से। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने यह अनाउंस किया जो बहादुर शाह के जो सक्सेसर हैं वो रेड फोर्ट को अपने महल या फिर पैलेस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। बहादुर शाह के मरने के बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों फिर से एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा बहादुर शाह की डेथ के बाद इनके जो सक्सेसर होंगे वो कोई भी इंपीरियल टाइटल अपने नाम के साथ नहीं यूज कर सकते। इंपीरियल टाइटल जैसे कि दोस्तों राजा महाराजा अपने नाम के साथ कई सारे टाइटल्स लगा लेते थे, तो जो बहादुर शाह के जो सक्सेसर होंगे वो इन टाइटल्स को अपने नाम के साथ नहीं लगा सकेंगे और सिर्फ वो एक एज अ मेयर प्रिंसेस, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो राजकुमार की तरह ही जाने जाएंगे। जो ब्रिटिशर्स का जो ये डिसीजन था, इन्होंने इस डिसीजन ने मुस्लिम्स की फीलिंग को बहुत ही पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट किया था। अगला जो हमारा कॉज है वो है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मी बाई। नाना साहेब जो बाजीराव सेकेंड जो कि लास्ट पेशवा थे उनके अडॉप्टेड सन थे। ब्रिटिशर्स ने नाना साहेब को वो पोजीशन जो कि उन्होंने बाजीराव को दे रखी थी और जो पेंशन वो बाजीराव को देते थे वो देने से मना कर दिया था, और साथ ही साथ नाना साहेब को इनकी फैमिली सीट जो कि पुणे में थी वहां से कई किलोमीटर दूर कानपुर में रहने को मजबूर कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के इस डिसीजन ने मराठा रीजन के लोगों की फीलिंग्स को बहुत पर्सनली हर्ट किया था। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने रानी लक्ष्मीबाई को भी कोई सही ट्रीटमेंट नहीं दिया था। राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने बहुत ही बैडली ट्रीट किया था और इनके बेटे आनंद राव को एज अ लीगल हेयर मानने से मना कर दिया था, जबकि गंगाधर राव ने अडॉप्ट करते समय आनंद राव को एक लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा भी था, जिसके चलते रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स की एक बिटर एनिमी बन गई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत ही बैडली ट्रीट किया था। अगला जो हमारा कॉज है वो एब्सेंटी ऑफ सॉवरेनिटीशिप ऑफ द ब्रिटिश। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इंडिया जो कि ब्रिटिश के रूल के अंडर में था, लेकिन जो ब्रिटिश रूलर जो थे वो थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर इंग्लैंड में बैठे थे। तो दोस्तों इंडियंस को ब्रिटिशर्स का ये तरीका जो था रूल करने का वो नहीं पसंद आया, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम्स थी इंडियंस की वो इंडिया में थी, लेकिन रूलर जो कहाँ थे वो इंग्लैंड में बैठे थे, जिसके चलते वो अपनी प्रॉब्लम्स को रूलर्स के सामने सही से नहीं रख पाते थे। इससे पहले भी जब मुगल्स हमारे इंडिया में आए उन्होंने इंडिया को कैप्चर तो किया,
लेकिन वो यहीं पे रहे और लोगों के बीच में रह के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से मुगल जो रूल था उसको इंडियंस ने काफी अच्छे से वेलकम किया था। लेकिन इसी चीज के लैक होने की वजह से ब्रिटिशर्स के रूल को इंडियंस उतने अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज खत्म होता है, अब हम आते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस पे। तो पहला सोशियो रिलीजियस कॉज जो है वो है इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम। ऑल्दो हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कि जितने भी डिसीजन होते थे या तो वो आर्बिट्रेरी होते थे या फिर इंडियंस के अगेंस्ट होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने साथ ही साथ कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्म भी किए थे जो कि इंडियंस की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए किए गए थे। जैसे कि एबॉलिशन ऑफ सती जो कि 1829 में हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 एंड ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स। लेकिन ये सब सोशल रिफॉर्म्स इंडियंस ने बहुत ही ज्यादा वेलकम नहीं किए और उन्हें ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगला जो हमारा सोशल कॉज है वो है एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन। दोस्तों ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कई सारे मॉडर्न इनोवेशंस भी किए, जैसे कि उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन लोगों ने इसको मिसअंडरस्टूड किया। अब हम इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समझ लेते हैं। जैसे कि रेलवे के बारे में लोगों का क्या मानना था कि रेलवे कंपार्टमेंट में जहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग एक साथ बैठते थे, तो अपर कास्ट के लोगों का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स ने उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए रेलवे चलाई है, जिसके चलते लोअर कास्ट के लोग उनके बराबरी में बैठ रहे हैं। वहीं टेलीग्राफ के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ये था, जो टेलीग्राफ लाइन को बिछाने के लिए जो पोल्स लगाए गए थे, लोगों का मानना ये था ये पोल्स का यूज जो भी इंसान ब्रिटिश के अगेंस्ट बोलेगा उसको हैंग करने के लिए, उसको फांसी देने के लिए किया जाएगा। अगला जो हमारा सोशल रिलीजियस कॉज है वो है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिश ऑफिसर्स और साथ ही साथ जो ब्रिटिश सिटीजन्स थे उनका मानना ये था कि वो इंडियन से सुपीरियर रेस है, मतलब कि वो इंडियन से काफी ज्यादा बेहतर हैं। इसी वजह से उन्होंने एक एरोगेंट और रूड एटीट्यूड ब्रिटिशर्स वो सॉरी इंडियंस के अगेंस्ट अडॉप्ट कर रखा था। अगला जो हमारा सोशल कॉज है वो है करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ब्रिटिशर्स के जो रूल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसमें जो ऑफिशियल्स जो थे वो काफी ज्यादा करप्ट थे। वो रिच लोगों से पैसा, जो अमीर लोग होते थे उनसे पैसा लेके उनको छोड़ देते थे, वहीं जो कॉमन मैन होता था उसको लूटते थे या उसको ऑप्रेस करते थे या कई बार टॉर्चर भी किया जाता था। यहाँ साथ ही साथ कई बार तो ऐसे केसेस भी होते थे कि गरीब लोगों के घर में की जो लड़कियां होती थी उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स रेप भी कर देते थे। अगला जो हमारा सोशल कॉज है एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। इंडियन 19th सेंचुरी से पहले ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड जो था इंडियन रिलीजन की टूवर्ड्स वो एक फ्रेंडली एटीट्यूड था। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद सडनली ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड था उसमें एक चेंज आ गया। वो इंडियंस के लोकल रिलीजियस और सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर करने लगे और 1813 या फिर 1813 के बाद इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज के नंबर्स और एक्टिविटीज दोनों ही बढ़ गए। इंडियंस को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट ये सब जो भी कर रही है और मिशनरीज को जो सपोर्ट कर रही है वो इसलिए कर रही है ताकि ये मिशनरीज हम इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। अगला जो सोशल रिलीजियस कॉज था वो है हमारा फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। ब्रिटिशर्स ने पहले तो कलकत्ता के मदरसे में और फिर बनारस संस्कृत कॉलेज में इंग्लिश क्लास को इंट्रोड्यूस किया। जो मौलवीज और पंडित थे उन्होंने जब देखा कि ब्रिटिशर्स जो हमारी ओरिएंटल जो हमारी कई वर्षों से जो सोशल कस्टम्स के तहत जो हमारी लर्निंग चली आ रही है उसको बदल कर वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा ये हमारे धर्म में हमारे कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगला जो हमारा सोशियो रिलीजियस कॉज है वो है टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। ब्रिटिशर्स ने इंडियन के जो
रिलीजियस प्लेसेस थे जैसे कि टेम्पल्स और मॉस्क वगैरह जो थे, उनसे उनकी जो लैंड होती थी, मतलब कि टेम्पल्स और मॉस्क को मेंटेन करने के लिए भी रेवेन्यू चाहिए होता था, जो कि उनकी लैंड से आता था। जो कल्टीवेट होती थी उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो टेम्पल्स और मॉस्क के लिए यूज किया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने उन लैंड्स पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि इंडियंस की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उनको बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। अगला और जो हमारा लास्ट कॉज है वो है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ब्रिटिशर्स ने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 के तहत ये लॉ बना दिया था कि कोई भी पर्सन जो कि हिंदुइज्म से कन्वर्ट होकर किसी दूसरे रिलीजन में जाता है, वो अपने डिसीज्ड फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। पहले दोस्तों इंडिया में ये लॉ नहीं था। पहले अगर कोई पर्सन धर्म परिवर्तन करता था, मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता था, तो वो अपने फादर या एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता था। लेकिन जब रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया, तब एक पर्सन जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होता है, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता था। हिंदूज का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स ने ये इंसेंटिव इसलिए लिया है ताकि वो लोगों को प्रमोट कर सके कि आप धर्म को बदलिए और आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक आज यही खत्म होता है। अब अगले पार्ट में हम बाकी बचे 3 कॉजेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।